पैसे जब इंसान के पास होता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है। और जब पैसे उसके पास से चले जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बुककॉम। पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी बुक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के राइटर है मॉर्गन हाउसेल। आप चाहे माने या ना माने, आप इस वक्त पैसों को लेकर जो भी डिसीजन ले रहे होंगे वो आपके आने वाले सालों के फाइनेंस स्टेटस पर असर डालती है। क्यों ना हम लोग अभी से मनी के साइकोलॉजी के बारे में समझे और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। जब बात पर्सनल फाइनेंस की होती है तो कहा गया है कि ये बुक मस्ट रीड है, एंड आई टोटली अग्री। ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको भी यही लगेगा। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करना चाहते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नाइबर्स या खुद के ही लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन को देखे होंगे कि लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो जो चाहे वो खरीदते हैं पर शो ऑफ करने के लिए, जैसे कि गोल्ड, कार, घर, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं ऐसे क्या हो जाता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरा डाउन हो जाता है। बहुत लोग रिच तो बन जाते हैं, बट हमेशा रिच बने रहना मुश्किल हो जाता है। इसे इसलिए क्योंकि वो लोग मनी के साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। डोंट वरी, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इस बुक की ब्रीफ समरी दूंगी, जिससे आप मनी के साइकोलॉजी को इजीली समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ऑथर के कॉलेज डेज में वे एक लॉस एंजल्स नाम के एक होटल में वैलेट की तरह काम करते थे। वहाँ पे एक टेक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेली आते थे, जो अपने ट्वेंटीज़ में ही इंटेलिजेंट और जीनियस थे, जो एक वाईफाई रूटर को इन्वेंट किया और उसके लिए पेटेंट भी लिए थे। उन्होंने बहुत सारे कंपनी स्टार्ट किए और उन्हें बेच भी दिए। वो पैसों से भी डील करता था और उन डीलिंग्स को लेकर हमेशा डरता था और चाइल्डिश स्टुपिडिटी बिहेव करता था। वो जहाँ भी जाता है $100 कैरी करता था और सबको दिखाता था। अगर कोई देखना नहीं चाहता है उन्हें भी दिखाता था। एक दिन वो टेक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑथर के एक कोलीग को $1000 देते हैं और कहते हैं कि ज्वेलरी शॉप जाकर $1000 से गोल्ड कॉइन्स लेकर आओ। कुछ ही घंटे बाद वो कोलीग आता है और टेक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वो गोल्ड कॉइन्स देते हैं। और टेक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके कुछ दोस्तों से मिलकर एक क्वेश्चन के पास जाते हैं और एक दूसरे से चैलेंज करते हैं कि गोल्ड कॉइन्स को फेंकते हुए कहते हैं कि किसका कॉइन दूर जाकर गिरेगा। इस तरह वे मज़े कर रहे थे। कुछ दिन बाद वो टेक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिर से वो होटल जाता है और बाय मिस्टेकनली एक लाइट को तोड़ देते हैं। उस होटल के मैनेजर उनसे $500 मांगते हैं। फिर टेक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनसे कहते हैं कि $500 चाहिए तुम्हें, और अपने पॉकेट में से $5000 निकाल के दे देते हैं और कहते हैं कि हटो मेरे रास्ते से, मुझे इंसल्ट मत करना, कहकर वहाँ से चले गया। उस टेक ऑफिसर के बिहेवियर को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इस बुक में ऑथर ने दो लोगों के लाइफ्स को डिफ्रेंशिएट किया है बहुत ही सिंपल स्टोरी के साथ। वो है रोनाल्ड एंड रिचर्ड। सो चलिए उनके लाइफ्स को, उनके स्टोरीज को जानते हैं। रोनाल्ड जेम्स रीड, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था और वो अपने पूरी फैमिली में पहला आदमी था हाई स्कूल कंप्लीट करने वाला। 25 ईयर्स तक उन्होंने गैस स्टेशन में कार्स को रिपेयर किए थे और 17 ईयर्स उन्होंने कचरा साफ करने की जॉब की और उनके ओल्ड एज में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की काम किया। रीड जब 38 ईयर्स के थे तब उन्होंने $12,000 से एक डबल बेडरूम हाउस खरीदा था और उनकी पूरी लाइफ उसी घर में बिताया था। जब वो 50 साल के थे तब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। उनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा मनी सेव करके उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और कुछ साल बाद वो पैसे 8 मिलियंस हो गए थे। जब रीड की डेथ हो गई थी तो रीड ने उनके बच्चों के लिए 2 मिलियन छोड़ के गए थे और बाकी के 6 मिलियन उन्होंने एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी में डोनेट कर दिए थे। उनकी डेथ के बाद सब लोग शॉक थे कि एक कॉमन मैन कैसे इतना अमीर बन सकता है।
कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में और एक व्यक्ति का नाम आया था, रिचर्ड फॉक्सकॉन। रिचर्ड रोनाल्ड रीड से काफ़ी अलग था क्योंकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था और एक बड़ी सी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तरह काम कर रहा था। और वो अपने करियर में इतनी सक्सेसफुल था कि वो 40 एज में ही रिटायर्ड हो गया था। उन्होंने काफ़ी डोनेशंस भी किए थे उन्होंने काफ़ी डोनेशंस भी किए थे। 2000 में उन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट के बड़े घर के लिए एक बड़ा लोन लिए थे। उस घर में 2 लिफ्ट, स्विमिंग पूल और 7 गैरेजेस थे और उस पूरे घर के मेंटेनेंस $9,000 तक था। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तो उसका असर सब पर पड़ी थी। रिचर्ड ने भी इस क्राइसिस में बहुत बड़ा कर्जे में फंस गया था। रिचर्ड ने जज के सामने कहता है कि मेरे पास इनकम नहीं है, तो इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी लोन रिकवरी के चक्कर में बहुत ही कम दामों में बिक गई थी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिचर्ड जैसे मत बनो, रोनाल्ड जैसे बनो। रोनाल्ड काम और धैर्यवान था, वही रिचर्ड सेल्फिश और ग्रेडी था। इन दो स्टोरी से हम ये जान सकते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। इसी सॉफ्ट स्किल को मॉर्गन हाउसेल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहा है। डील करते वक्त लोगों के द्वारा होने वाले फ्लॉस और कॉसेस के ऊपर ऑथर ने इस पर एक रिपोर्ट बनाया है और उसी को नाम दिया है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उस रिपोर्ट को मिलियन से भी ज़्यादा लोग पढ़ चुके हैं और उस रिपोर्ट से कुछ पार्ट्स इस बुक में दिए गए हैं और इस बुक में 20 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिससे पढ़कर समझकर हम रोनाल्ड रीड की तरह हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बना सकते हैं। ये वीडियो आप उन लोगों को भेजिए जिसे इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,